Why they choose Germany? यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। जर्मनी में अगर आप डॉक्टर हो, यू आर पार्ट ऑफ इनोवेशन। यूएसए, यूके और जर्मनी तीनों में से कौन सा मुल्क चूज करना है? की अगर बात की जाए तो उसमें जो NHS है दैट इज क्वाइट सैचुरेटेड नाउ। यहाँ पे सैलरी स्केल है, इट इज क्वाइट रियली गुड है। 3000 to 4000 मिनिमम आपको आ रहे हैं, द नंबर कैन बी डबल्ड। क्या क्या वेकेशन शामिल होती है? तो आपको 30 डेज जो मिलते हैं वैकेशन के, दे आर ऑल्सो पेड। पब्लिक हॉलीडे थी तो उसका भी एक प्लस अमाउंट आता है। पेशेंट रेशो क्या है? दिस कंट्री आप लोग को भी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर मैं जो यूएस के अंदर भी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू टेक वेकेशंस देयर। बहुत मुश्किल है यूएस के अंदर। जबकि पाकिस्तान जाना है आपने 30 डेज की वेकेशन करना इज नॉट अ बिग डील व्हाइल लिविंग इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर रहते हुए मैं ये कहूंगा कि जो 3 चीजें हैं जो आपने अभी जिक्र की है, दे आर कंपैरेटिवली फार मोर बेटर देन अदर कंट्रीज। कि हमारे कंट्री में बहुत बड़ी तादाद है फीमेल डॉक्टर्स की, कि जर्मनी कितनी सेफ डेस्टिनेशन है। जॉब से निकाल नहीं सकता है, योर जॉब इज 100% सिक्योर्ड। आज हमने 2 गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है। ये दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया से MBBS किया है। जर्मनी की जॉब मार्केट डॉक्टर्स के लिए किस तरह है, कितनी अच्छी है दूसरी कंट्रीज से, US से, UK से। व्हाई दे चूज जर्मनी? ये मेरा नाम डॉक्टर अरसान है। जो मेडिसिन की स्टडीज़ हैं वो लाहौर से कंप्लीट की और उसके बाद आई हैव चोजन माई पाथ कि मैं जर्मनी के अंदर स्पेशलाइजेशन के लिए आऊँ आगे। तो मैं 2022 के अंदर जर्मनी आया और 2024 के अंदर अपने करियर को परसू किया मैंने एज अ फुल टाइम। आपने किस इंडिया के शहर से अपनी मेडिकल सफर का आगाज? जी मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, इंडिया के जो सेंट्रल स्टेट है महाराष्ट्र से आता हूँ। वहाँ पे MBBS की पढ़ाई की थी। फिर 2022 में जर्मनी आया था। फिर जॉब माशाल्लाह से 2023 दिसंबर से कर रहा हूँ। फैमिली से दूर, एक नई जुबान, एक नया कल। क्या आज मैं आपको 2 साल बाद क्या ये वर्क करता है? टुडे आई कैन से इट इज वर्थ इट एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। ऑब्वियसली एक नई जुबान, नया कल्चर और नया सिस्टम है, तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी एट दैट टाइम। सो इट्स बीन 3 years नाउ इन जर्मनी। अल्हम्दुलिल्लाह कि जर्मनी आना इज अ राइट डिसीजन फॉर मी। एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, आपको कितनी जॉब सेटिस्फेक्शन जर्मनी में मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया, जो हमें वो अपॉर्चुनिटीज या वो लर्निंग नहीं होती? जर्मनी के अंदर मैं इस चीज़ को बहुत एंडोर्स करता हूँ कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जर्मनी के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत कंट्रोलेबल है। और दूसरा वर्थ इट इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं एज अ क्लिनिशियन काम करूं तो मैं सिर्फ क्लिनिशियन के तौर पे काम करता हूं, लेकिन जर्मनी के अंदर ये स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है जिसमें रिसर्च और एकेडेमिया के अंदर भी आप अपने आप को आगे लेके चलते हैं। आपकी रिसर्च क्या है? आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो? आप जब मैं बर्लिन में था शारटे के अंदर तो मैं ह्यूमन स्किन सैंपल्स को लेता था और उन स्किन सैंपल्स के साथ उनको इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता था। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ड्रग टारगेटिंग को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और सेम ये चीज मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, इस हॉस्पिटल के अंदर भी। ये सब कुछ आप पेशेंट्स को साथ साथ देखते हुए कर रहे हो, ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन? नहीं, ये पेशेंट्स को साथ साथ देखते हुए ही करते हैं। मतलब आप इस बात को इस तरह कह सकते हो कि जर्मनी में अगर आप डॉक्टर हो, यू आर पार्ट ऑफ इनोवेशन। आप उसका पार्ट होते हो, आप रिसर्च करते हो क्योंकि यहाँ फाइनेंसिंग होती है। बिल्कुल। और आप इस तरह भी अपने आप को सर्टिफाइड फील कर रहे होते हो कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट होते हो और उसको एक इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हो प्रैक्टिकली। तो ये एक बहुत अच्छी नीश है जर्मनी के अंदर। पेशेंट डीलिंग जर्मनी में कैसे? जी, एक तो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो पेशेंट फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है। बट जो चीज बेहतर है यहाँ पे कि देन यू हैव इट अंडर योर कंट्रोल। हर चीज को एक सही तरीके से एक प्रॉपर स्टेप वाइज फॉलो किया जाता है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है यहाँ के इस एप्लीकेशन में हर चीज रिकॉर्डेड है। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो आते हैं एंड द बेटर थिंग अबाउट हियर इज एवरीथिंग इज एट वन प्लेस। अच्छा, मुझे समझने के लिए, क्या यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम है कि हर बंदे का डाटा रिगार्डलेस वो किस स्टेट में है, वो एक जगह नंबर के अंदर सेव हो रहा है और वो जर्मनी के किसी भी स्टेट में किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा और उसका डाटा आ जाएगा? नहीं, वैसे कंप्लीटली तो नहीं कह सकते। वो हॉस्पिटल बेस्ड सिस्टम होता है कि आपके पास एक फाइल मिल जाएगी कि आपका पूरा उसमें मेडिकल हिस्ट्री होगी। तो आप कोई दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जर्मनी के कोई दूसरे बॉर्डर में जा रहे हो, तो वहां पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट विल बी इन अ क्लीन मैनर आई वुड से। यहाँ पे एक डॉक्टर के पास कितनी बड़ी टीम होती है?
कितनी ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग होती है और पेशेंट रेशो क्या है? तो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर 5 ओवर आर्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट डॉक्टर्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 11 डॉक्टर्स हैं, 15 और 16 नर्सेज इन माय डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में रेशो ठीक है। हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि यहाँ पे अंडर स्टाफिंग है। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन के अंदर बात करते हैं मेरे पुराने एक्सपीरियंस के साथ बर्लिन में, वहां पे हमें फील होता था कि वहां पे अंडर स्टाफिंग है। जर्मन फेडरल मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जर्मनी में इस वक्त 5,81,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त सर्व कर रहे हैं, लेकिन 10,000 इनमें से 65 इयर्स ऑफ एज से अबव हैं और एक बिग परसेंटेज 23% आर अबव द एज ऑफ 60 इयर्स। इसका ये मतलब हुआ कि जर्मनी आने वाले दिनों में एक बड़ी रिटायरमेंट की वेव देखने वाला है। इसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी को ये गैप फिल करने के लिए हर साल 2,000 फॉरेन डॉक्टर्स की जरूरत है और ये गैप फिल कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं इस सफर में हम आपकी मदद करें तो हमें ज्वाइन करें, हमसे कांटेक्ट करें। इस कंट्री आप लोग को भी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। आपके मुताबिक एक डॉक्टर एक रिस्पेक्टेबल लाइफ कितना पैसा कमा सकता है? एक अच्छी लाइफ स्टाइल उस पैसे से वो हासिल कर सकता है? जो यहाँ पे सैलरी स्केल है, इट इज क्वाइट रियली गुड। ओके, अगर आप एक हमें नंबर्स देने जाएं कि एक एवरेज डॉक्टर, एक यंग डॉक्टर जो इस वक्त आपको सुन रहा है, वो जानना चाहता है कि पर मंथ टैक्स के साथ और टैक्स के बाद ऑलमोस्ट कितना मेरे पॉकेट में आता है? 3,000 to 4,000 यूरो आफ्टर टैक्सेस। ये आपका इन हैंड मनी है। 3,000 to 4,000 मिनिमम आपको आ रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा ड्यूटीज कर रहे हो तो आई वुड से द नंबर कैन बी डबल्ड। बिल्कुल शुरू के स्टेजेस में एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर यहाँ पे 60 to 70,000 डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट यहाँ पे ईयरली कमाता है। बिल्कुल 60-70,000 पर एनम का अगर पैकेज आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ग्रॉस अमाउंट है 60-70,000। जो नंबर्स आप देख रहे हैं ऑनलाइन दे आर एक्चुअली रियल। क्या क्या वेकेशन शामिल होती है? जैसे हमें सुना है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, गाड़ी मिलती है, और यहाँ पे ज्यादातर स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं? प्राइवेट कॉलेज है फॉर एग्जांपल या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये चीज जर्मनी में उतना मैटर नहीं करती है कि आपका कौन सा फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे यू आर बेसिकली ओनली अप्लाइंग फॉर अ जॉब। बाकी अगर वैकेशन की बात की जाए तो आपको 30 डेज जो मिलते हैं वैकेशन के, दे आर ऑल्सो पेड, एंड उसमें आपके वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज काउंट नहीं होते। इसमें जो नाइट में अगर आप काम करोगे इसका एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वीकेंड्स पे काम करोगे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, क्रिसमस पे या पब्लिक हॉलीडेज पे, या आपकी एक ईयरली सैलरी होती है? इससे डिपेंड नहीं करता आपकी शिफ्ट कब और कहाँ लगी। और मैंने संडे के दिन काम किया है जिस दिन ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडे थी, तो उसका भी एक प्लस अमाउंट आता है। क्रिसमस के दिन किसी की ड्यूटी होती है तो उसका भी आपको प्लस अमाउंट आएगा। और फैमिली इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, क्या आप लोग खुद पे करते हो या इसमें डॉक्टर्स की अक्सर हॉस्पिटल्स पे करते? तो इट इज हाफ कवर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड हाफ इज कवर्ड बाय द एम्प्लॉई। आपके ख्याल में यूएसए, यूके और जर्मनी, इन तीनों में से कौन सा मुल्क चूज करना चाहिए फॉर एमबीबीएस और फर्दर प्रैक्टिस के लिए? यूके की अगर बात की जाए तो उसमें जो एनएचएस है दैट इज क्वाइट सैचुरेटेड नाउ, और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो अब बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो चुकी हैं। और इसी तरह ही अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर भी जो जॉब मार्केट है अगर वो कंपेटिटिव तो है लेकिन थोड़ी टफ भी है बीइंग पाकिस्तानी। तो उसके अलावा ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए, मतलब ओवरऑल इन सिनेरियोज को देखा जाए तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के अंदर अभी भी जो सैचुरेशन है डॉक्टर्स की वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर तो है लेकिन एक आपके लिए प्रैक्टिकली, सो दैट्स व्हाई आई विल से कि जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप बाकी दो मुल्कों की बात करते हैं उस हवाले से। कि अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर क्या डिफरेंस महसूस होता है जब आप जर्मनी में जो है वो एज डॉक्टर सर्व कर रहे हैं? जी, जर्मनी का जो लेबर लॉ है वो काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 40 आवर्स पर वीक। लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि 40 से थोड़ा ज्यादा मतलब 60 आवर्स तक के काम कर सकते हैं। तो उसका ये मतलब हो गया। लेकिन जब मैं अब टिल 4 PM जब मैं काम कर रहा हूँ, आफ्टर 4 PM आई विल नॉट रिसीव एनी कॉल्स रिगार्डिंग एनीथिंग। तो वो वहां पे अपने हिसाब से सॉर्ट करेंगे, बट आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड आफ्टर 4 PM। उसके बाद जब हमारा जो वेकेशन पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल जो
आप छुट्टी पे हो तो आप छुट्टी पे हो, नो वन कैन फोर्स यू टू नॉट टेक अ लीव और कम टू वर्क और रेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो। इन जी। वेकेशंस के अंदर आपने खुद कैसे महसूस किया कि डू यू फील कि इन वेकेशंस के अंदर आप अपने आप को दोबारा से रिवाइटलाइज कर सकते हैं और एनर्जाइज कर सकते हैं कि आप इसके बाद दोबारा काम पे आएं तो आपको कोई मसले मसाइल ना हो? जी बिल्कुल, एक चीज़ काफ़ी जर्मन से सीखी है मैंने, ये जो इनके वेकेशन डेज़ होते हैं ये बहुत अच्छे से प्लान करते हैं कि आपके जब 12 मंथ्स होते हैं तो उसको ऐसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप एक अच्छे टाइम पे एक वेकेशन ले सके एंड वो एक्चुअली वेकेशन में आप एंजॉय कर सके, खुद को रिलैक्स कर सके, ताकि जब आप वापस काम पे आए तो फुल्ली मोटिवेटेड और फुल्ली एनर्जाइज्ड हो। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा यूएसए की कि एट वन पॉइंट 48 आवर्स की लॉन्ग शिफ्ट होती है एज कम्पेयर टू यूएसए। यहाँ पे जर्मनी के अंदर क्या रूल है? आर यू अलाउड टू वर्क मोर देन 10 आवर्स पर वीक, या फिर आप 48 आवर्स की शिफ्ट लगा सकते हैं, या फिर एक लाइफ बैलेंस है कि आप अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हैं, बीच में आपकी कोई शिफ्ट्स ना हो? यानी जो हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको 40 आवर्स पर वीक की लिमिट होती है आपको काम करने की, लेकिन बीइंग डॉक्टर्स हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस हवाले से, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। तो उसके अलावा ऑन कॉल की हवाले से बात की जाए तो मुझे कभी भी इस तरह से बॉदर नहीं किया गया मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कि मुझे ज़्यादा बुलाया जाए। जो ईमेल है उसके ऊपर आउट ऑफ ऑफिस की जो है वो एक लगा देते हैं नोटिफिकेशन कि आप आउट ऑफ ऑफिस हैं, एंड दे कोई भी अगर आपको ईमेल करता है तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला रहता है कि आप जब वापस आएंगे काम से तो आप उनको रिप्लाई कर देंगे। तो आपके लिए इन तीनों सिचुएशंस के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी, या फिर जो है एक आप कह लें कि वेकेशन या पेड वेकेशंस, इन तीनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? तो आई वुड से कि यूएस के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए कि मेरे कुछ कजन हैं जो यूएस के अंदर भी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू टेक वेकेशंस देयर। बहुत मुश्किल है यूएस के अंदर, जबकि पाकिस्तान जाना है आपने 30 डेज की वेकेशन करना इज नॉट अ बिग डील व्हाइल लिविंग इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर रहते हुए मैं ये कहूंगा कि जो 3 चीजें हैं जो आपने अभी जिक्र की है, दे आर कंपैरेटिवली फार मोर बेटर देन अदर कंट्रीज। जी, मैं एक फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक ऑप्शन हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पीजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पे 24 आवर्स की भी ड्यूटी लगती है, एंड जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 60 आवर्स से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए क्रॉस ड्यूटी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरी हफ्ते में 2 24 आवर ड्यूटीज हो रही हैं, जैसे कि ये वीक मैं वेनेसडे के दिन 24 आवर्स ड्यूटी किया था एंड फिर नेक्स्ट ड्यूटी मेरी संडे के दिन है 24 आवर्स, तो बीच के जो दिन है मैं थर्सडे वापस घर आ रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आई हैव 3 days हॉलीडेज इन अ स्ट्राइक, फिर मैं संडे को ड्यूटी पे जाऊंगा। क्या हमारे कंट्री में बहुत बड़ी तादाद है फीमेल डॉक्टर्स की कि जर्मनी कितनी सेफ डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म एंड फ्रॉम रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वर्किंग इन जर्मनी? जर्मनी के अंदर जेंडर बायसनेस उस तरह से नहीं है बिल्कुल भी। जो भी काम करने आ रहा है वो एक प्रोफेशनल के तौर पे काम करने आ रहा है, और फीमेल्स जो हैं वो एक जर्मन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी फीमेल्स इन्वॉल्व हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। इवन मेरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि स्कार्फ भी करती हैं, और इस तरह की किसी भी तरह की आप कह लें कि डिस्क्रिमिनेशन और कोई मतलब टफ सिचुएशन उनको फेस करना नहीं पड़ती हैं। तो आई वुड से कि इट्स विन विन सिचुएशन, कि इतना मसला नहीं है। तो आपने भी हिजाब के ऊपर बात की, तो क्या जी। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि जो पेशेंट्स हैं वो मतलब इसलिए किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे कि उसने हिजाब किया हो, या किसी नर्स को अपने आप को ट्रीट नहीं करने दे रहे कि उसने हिजाब किया हो, या किसी के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मतलब एक रिस्पेक्ट के लेवल से लो होते हैं? तो क्या आपका इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस इस तरह का कभी भी नहीं रहा, तो आई वुड से कि इट्स नॉट अ सिचुएशन, मैंने कभी ये फेस नहीं किया यहाँ तो पे। मतलब हम ये पैगाम पहुंचा सकते हैं अपनी ऑडियंस तक कि जर्मनी इज अ वेरी सेफ कंट्री व्हेन इट कम्स टू लाइक स्पेंडिंग अ प्रोफेशनल लाइफ एज अ डॉक्टर फॉर फीमेल। इट्स वेरी सेफ एनवायरनमेंट। तो जो डॉक्टर्स हैं जब वो खुद प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, कंसिडरिंग द वर्क लाइफ बैलेंस थिंग एंड कंसिडरिंग द हॉलीडेज एंड द पेमेंट सेक्टर? देखिए, ऐसा है कि जर्मनी के अंदर जो मैटरनिटी लीव्स होती हैं वो फीमेल को दी जाती हैं और वो पेड होती हैं। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है? जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपने हॉलीडेज लेने के लिए क्या कोई डिफिकल्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, या इट्स जस्ट एज सिंपल हाउ इट वर्क्स? मोस्टली जो फीमेल होती हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो दे वुड प्रेफर टू गो फॉर वेकेशंस ऑन मैटरनिटी लीव। जब आप इस फेज में से गुजर रहे होते हो तो आपका जो डिपार्टमेंट होता है दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। आप कैसे देखते हैं कि जर्मनी व्हेन इट कम्स टू फैमिली हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी, हाउ लाइक
the doctors and the nurses are being handled considering the healthcare and social care thing? लाइक हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस की जो बात की, इट इज मैंडेटरी, तो उसमें पूरा फैमिली कवर्ड होता है। तो अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो यहाँ पे स्ट्रेस टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज यू विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट डिपार्टमेंट। यू कैन ऑलवेज चूज कि आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है या कौन से डिपार्टमेंट जाना है। पहले तो हमने डिस्कस किया है कि लेबर लॉ के तहत हमें कोई जॉब से निकाल नहीं सकता है। योर जॉब इज 100% सिक्योर्ड। रेजिग्नेशन दे भी रहे हैं तो द गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू टिल यू गेट अ न्यू जॉब। तो हम इसको समराइज करके ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग योर जॉब एंड इवन if you are not on the job due to any reason, the system supports you to sustain your life in this country. Absolutely, बिल्कुल कह सकते हैं कि, और ये भी नोटिस करना चाहिए, दिस इज नॉट ओनली फॉर जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स। अगर आपके पास आपका होम कंट्री का पासपोर्ट है या कोई भी पासपोर्ट है तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग दीज फैक्टर्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने अभी मेंशन किया आपकी एक कोलीग है 2 years maternity leave. Is it normal in Germany? So long are the maternity leave. कितनी maternity leaves? और क्या ये पेरेंट में आपके मुराद सिर्फ मदर है या फादर को भी मैटरनिटी लीव्स मिलती है? और इसी तरह ही जो मेरे इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक फीमेल नर्स हैं, वो अपनी वेकेशंस पे गई हुई हैं, तो उन्हें पहले साल की छुट्टी तो फुली पेड मिलेगी और दूसरे साल में उनको उसका कुछ पोर्शन मिलेगा। और दे आर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर फादर एज वेल, कि जब आपका बच्चा जो है वो पैदा होता है यहाँ पर तो फादर को भी मैटरनिटी मतलब कुछ छुट्टियां दी जाती हैं। उसको अल्टर्न साइट कहते हैं। आई कैन कमेंट ऑन इट कि वो भी आप मंथ्स के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना टाइम लेना है। तो उसमें भी आपको सैलरी रेस्ट्रिक्टेड आती है, अप टिल 1800 का कैप होता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्केल ज्यादा है सैलरी का, तो इट इज कैप टिल 1800 पर मंथ। तो उसमें भी आपका एक्चुअली कवर हो जाते हैं एक्सपेंसेस। मतलब पेरेंट्स में सिर्फ मदर नहीं है जो कि आप छुट्टियां ले सकती है, और आपके फादर जो हैं, जो बच्चे का फादर है, वो भी अपने मैटरनिटी लीव्स अप्लाई कर सकते। अभी तक मैं जो सम अप कर सकूं, जर्मनी डॉक्टर्स के लिए, वर्क लाइफ के लिए आइडियल है, डिसेंट सैलरीज हैं, मुझे जर्मनी समझ आ रहा है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में अब प्रोसीजर स्टार्ट कर। वो कौन सी स्टेज है जिसमें मुझे जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, और वो कौन सा पहला स्टेप है जो मुझे लेना चाहिए? डॉक्टर असलाम। तला भाई, इसमें सबसे ज्यादा एक चीज ये आ जाती है, क्योंकि जर्मनी का आपने प्रोसीजर परस्यू करना है तो इसके अंदर आपने पहला जो फैक्टर है वो लैंग्वेज है। तो द सूनर यू अंडरस्टैंड एंड यू रिकग्नाइज कि मैंने अब जर्मनी में ही जाके लैंड करना है और अपने मेडिकल जो करियर उसको परस्यू करना है, तो आपको जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान में रहते हुए ही लैंग्वेज को कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडोर्स करता हूँ कि जर्मनी में आके लैंग्वेज सीखने से बहुत गुना बेहतर है कि आप पाकिस्तान में जब बैठ के लैंग्वेज को सीखें। तो पहला स्टेप है वो आपको लैंग्वेज ही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तला भाई, इसके अंदर ये है कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट तो हमें उसकी वेबसाइट से भी मिल जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी अटेस्टेशन की बात करते हैं जो ज्यादा जरूरी है, तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो डिग्रीज हैं, जो इंटर की और जो हमारी स्कूलिंग की डिग्रीज हैं, मैंने तो वो भी जमा करवाई थी, वो आपकी इंटर बोर्ड ऑफ कमीशन IPCC से रजिस्टर होनी चाहिए। उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, आप उसको हायर एजुकेशन कमीशन से रजिस्टर करवाते हो एक दफा, उसकी अटेस्टेशन करवाते हो, और उसके बाद 2 काउंसिल्स हैं जिनसे आपकी जो डिग्री हैं वो अटेस्ट होती हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, UHS, वो करता है, और एक आपका बोर्ड पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। CV है, पासपोर्ट है, पुलिस सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, और B2 का जो सर्टिफिकेट है लैंग्वेज का, जो कि मैं बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ कि इफ यू कैन डू इट इन एन इंस्टीट्यूशन इट्स ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आप, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं अपनी लाइफ में से टाइम निकालने के लिए, तो देयर आर सो मैनी ऑनलाइन कोचेस ऑल्सो अवेलेबल जो कि आपको लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब सिखाते हैं। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। लैंग्वेज की बात हो रही है, किस लेवल की लैंग्वेज आप समझते हो कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको एटलीस्ट सीख लेनी चाहिए बिफोर रीचिंग टू जर्मनी? B2। लेकिन B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो वेबसाइट जिस पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मेंशन है वो हम आपके साथ लिंक में शेयर करेंगे, और देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कितने पैसे लगते हैं अभी जर्मनी पहुंचने से पहले? तारा भाई, जर्मनी पहुंचने से पहले तो आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपके कुछ पैसे लगेंगे,
इसके अलावा आई वुड से तकरीबन 500 यूरोस का कैप रख लें आप, या 400 यूरोस का, जिसके अंदर आपकी सारी डिग्रीज की अटेस्टेशन और ये सारी चीजें होंगी, आपकी जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके अलावा आपका ब्लॉक अमाउंट है जो आपने जमा करवाना है जर्मनी के अंदर आने के लिए। तो जब आप वीजा एप्लीकेशन जमा करवाते हो देन यू हैव टू शो के एम्बेसी के आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। जर्मनी आना, जर्मनी से पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, आई वुड से 17,000 to 18,000 यूरोस का एक आपके पास बजट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो ब्लॉक अकाउंट होता है ये आपका अपनी ही अमाउंट होती है जो आप एक जर्मन बैंक में डिपॉजिट कराते हो, और जिस दिन आप जर्मनी में लैंड करते हो तो जर्मन गवर्नमेंट आपको उसको अनफ्रीज करती है हर महीने ऑलमोस्ट 1000 यूरो। लेकिन 12,000 यूरोस ब्लॉक अमाउंट होता है, उसमें हर महीने 1000 यूरो अनब्लॉक होते हैं जो आपका ही एक्सपेंस होता है। तो अगर 18,000 में से मैं 12,000 माइनस कर रहा हूँ, जो आपका प्योर एक्सपेंस आ रहा है वो 6,000 है। असलान भाई ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इस सब प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? तलब भाई, अगर आप लैंग्वेज अपने MBBS के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हो या उसके बाद कंप्लीट कर लेते हो तो आई वुड से कि पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 8 महीने लग जाते हैं। 8 महीने से 9 महीने यहाँ से एक्रीडिएशन लेते हुए जर्मनी से, और तकरीबन 6 से 7 महीने का आप बफर गैप रख लें आपका वीजा अप्रूवल आने में। मतलब टोटल आप कह रहे हैं कि 1 साल का, 8 महीने का, 1.5 साल का आप माइंड रखें। प्रोसीजर होता क्या है? यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स और पढ़ सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से सेंड करते हो जर्मनी, और वो आपको बाय मेल ही रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, जर्मनी की 16 स्टेट्स हैं, आप उनमें से किसी भी एक स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप बड़ी स्टेट्स में अप्लाई करें, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, यहाँ पे अप्लाई करें, हामबुर्ग में अप्लाई करें। कितना डिफरेंट है प्रोसीजर पाकिस्तान में इंडिया से? ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर ही है। आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पूरे अक्यूमुलेट करने हैं। पहली बात तो आपकी डिग्री, काउंसिल का आप जो सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग होता है, आपका जो लाइसेंस होता है, ये चीजें आपको जमा कर लेनी है पहले। उसके बाद अटेस्टेशन का जो प्रोसीजर है इंडिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है कि VFS जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेस्टेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो इसका ये मतलब हो गया कि ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स अभी लीगलाइज हो गए हैं। और अभी इंडिया से काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो दे हैव नाउ मेड इट मैंडेटरी कि आपको B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंडिया से ही करना है। दे विल टेल यू कि जब इंडिया में इतने अच्छे कोर्सेज हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है काफी, तो वहां से आप जब कर सकते हैं तो यू हैव टू डू कंप्लीट B2 इन इंडिया ओनली, एंड देन यू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स विद द VFS सेंटर, एंड उसके बाद हम भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स को जर्मनी के मेडिकल काउंसिल को। फिर आपको डेफिसिट बिशाइड मिलेगा, एंड वो डेफिसिट बिशाइड का मतलब ये होता है कि आपने एग्जाम्स देनी है जर्मनी आके, वो डॉक्यूमेंट से आप वीजा अप्लाई करेंगे। ओके, वो जो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होगा उस पे आपको वीजा मिलेगा। टाइम या वेटिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम सेम है 6 to 8 months या 8 to 1.5 year? इंडिया में ये टाइम कितना है? जी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वो आप डॉक्यूमेंट्स जर्मनी के कौन से स्टेट भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर अरसलान ने बिल्कुल सही कहा है कि एक अच्छा स्टेट चूज करे जो रेगुलरली फॉरेन डॉक्टर्स को एंटरटेन करते हैं। एक्चुअली फॉर एग्जांपल जब बर्लिन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बर्लिन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन डॉक्टर्स एज वेल एज पाकिस्तानी डॉक्टर्स, तो उनको पता है कि उनको क्या चीज चेक करनी है। दे हैव अ रूटीन प्रोसीजर कि ये यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है तो इट विल मूव अ लिटिल बिट फास्टर। अगर आप लेकिन पेरिफेरी में दूसरे स्टेट्स में कर रहे हैं, इट विल गेट अ लिटिल बिट स्लोअर। प्रोसेसिंग टाइम, यस इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, बट 6 to 8 months is a good number I would say। जर्मनी के उस सर्टिफिकेट के बाद हम जर्मनी पहुंचे, अब यहाँ आके कौन सी मुश्किलात शुरू होती है? और जिस तरह US MLA करने के बाद, पास करने के बावजूद आपको एक मेरिट लिस्ट या एक अच्छा सिक्योर करना होता है, इस तरह क्या जर्मनी का प्रोसीजर है आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी? आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी यू हैव टू रीलर्न जर्मन, क्योंकि जो आप इंडिया में पढ़ चुके हैं वो आप इंडियन स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन अब आप जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रश अप योर लैंग्वेज, एंड आपको एग्जाम देनी है। जो फर्स्ट एग्जाम है आपका B2 कंप्लीट होने के बाद वो होती है Fachsprachprüfung,
FSP कहते हैं उसे। वो एग्जाम होती है जो सिर्फ आपका जर्मन लैंग्वेज टेस्ट करती है, बट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक कंक्लूजन किया जाए तो फर्स्ट एग्जाम है आपका लैंग्वेज का, FSP का, फिर आपको मिलेगा टेम्पररी प्रोफेशनल लाइसेंस जिसपे आप काम भी कर सकते हैं। फिर सेकंड एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है उसको KP कहते हैं, कैंटनीज प्रूफिंग। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेडिकल नॉलेज। तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद यू गेट द अप्रोबाशन, एप्रोबेशन कहते हैं उसे, जो कि होता है परमानेंट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जिससे आप ओवरऑल इन जर्मनी काम कर सकते हैं। एंड आफ्टर KP यू विल बी एबल टू बिगिन विथ योर मास्टर्स। आपने 2 एग्जाम्स के नाम लिए, FSP और कैंटनीज प्रूफिंग। KP FSP MCQs टाइप क्वेश्चन है, किस टाइप का एग्जाम? जी नहीं, मेडिकल वो MCQs नहीं है जो आई थिंक दूसरे कंट्रीज में होता है। इट इज अ 1 hour एग्जाम। उसमें आपका पेशेंट इंटरेक्शन होता है। एक्चुअली एक एक्टर रहता है हु विल प्ले एज अ पेशेंट। यू टेक द हिस्ट्री अगेन इन जर्मन लैंग्वेज फॉर 20 minutes। यू डू द डॉक्यूमेंटेशन। आपको 20 minutes में पूरा डॉक्यूमेंट करना है उसकी हिस्ट्री, एंड द नेक्स्ट 20 minutes यू हैव टू प्रेजेंट इट टू योर सीनियर के हिस्ट्री टेकिंग एंड देन केस प्रेजेंटेशन। इट इज 1 hour एग्जाम एंड इट इज एब्सोल्युटली इन जर्मन। KP प्रूफिंग क्या होता है और कैसा दिखता है? कैंटनीज प्रूफिंग इज अ मेडिकल नॉलेज टेस्ट, रियल में डॉक्टर हो या नहीं। इट इज एक्चुअली अ लिटिल बिट लॉन्गर प्रोसेस। इसमें भी आपको वही सेम चीज करनी है एक हिसाब से देखा जाए तो, बट इसमें यह है कि केस एक्चुअल होता है एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम आपको वो प्रेजेंट करना है केस सामने आपके सीनियर्स को। और एक टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है, एप्रोबाशन या एप्रोबेशन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अप्रोबाशन इज बेसिकली योर परमानेंट लाइसेंसिंग एग्जाम्स। अगर आपके पास अप्रोबाशन है उसका मतलब ये है कि ओके यू हैव अ परमानेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जर्मनी। ये दोनों एग्जाम पेड है और हाउ एक्सपेंसिव आर दीज एग्जाम? जी बिल्कुल, एग्जाम्स पेड है। FSP का आई थिंक अराउंड 400 to 500 यूरोज है एंड कैंटनीज प्रूफिंग का अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 यूरोज है। कितना टाइम लगता है जर्मनी में लैंड करने के बाद एप्रोबेशन तक पहुंचने के लिए, और कितना एक आपके अमाउंट है जो आपके माइंड में है कि इतना माइंड लग जाता है, और उस दौरान क्या बंदा अपना एक्सपेंस खुद बेयर कर सकता है? क्या आप इस पे गाइड करेंगे? तो मे बी आई वुड से विद इन 1 year आपके दोनों एग्जाम्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन क्लियर हो सकते हैं। मतलब इफ यू लैंड टुडे इन जर्मनी आफ्टर 1 year यू विल बी हैविंग योर अप्रोबाशन। लेकिन आप जो ब्लॉक.com अमाउंट लेकर आए थे जो पहले डिस्कशन किया गया था, तो अगर वो 12,000 यूरोज इफ यू यूज इट फॉर योर पर्सनल यूजेज, आई थिंक इट इज इनफ टू सफाइस फॉर 1 year। कि इस 1 year में आप कोई ऐसा टिप देना चाहते हैं अपने यंग डॉक्टर्स को जो आपको सुन रहे हैं कि वो ऑड जॉब्स करें इसके दौरान, या 100% फोकस करें उस मकसद के लिए जिस मकसद पे वो यहाँ पे आए, और अगर वो ये अचीव नहीं कर पाए इन केस, हाउ हाई इज द रिस्क? बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट, जो मैंने खुद भी किया था, एक हॉस्पिटेशन करके होता है। इट इज लाइक एन इंटर्नशिप। इट इज एन अनपेड इंटर्नशिप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एंड यू आर अ हेल्पिंग हैंड एट दैट प्लेस। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स करने में, और जॉब्स करने में, ओके यू आर अर्निंग गुड मनी, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड आई थिंक। इन केस आप कोई ऐसा डॉक्टर आपके पास हो जो ये अचीव नहीं कर पाया 1 year में, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट डिफिकल्ट। वन वर्ड इज टू से इज डूएबल। बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत लोग कर रहे हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली डूएबल। अगर आपका 1 year में नहीं हो रहा है, सम अदर रीजंस कि आप टाइमली नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट एट योर ओन पेस। किसी को टाइम लग जाता है मोर देन 1 year। जर्मनी आना आप किन डॉक्टर्स को रिकमेंड करोगे? उन डॉक्टर्स को जो इस वक्त MBBS पढ़ रहे हैं, उन डॉक्टर्स को जो हाउस जॉब कर रहे हैं, या इवन सीनियर डॉक्टर्स को भी आप रिकमेंड करोगे कि दिस इज द टाइम कि आप अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लें, जर्मनी इज कॉलिंग यू? Honestly say Germany is a really good opportunity place and you can absolutely come here. You are still young, you have a very good time to get settled in a foreign country before you go ahead with life. And जब second point है जो senior doctors हैं उनकी बात की जाए तो Germany is always open I would say. मैंने ये भी देखे 35 years के 40 years के लोग यहाँ पे आए हैं and they're starting with everything. It is absolutely fine. आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन जो जर्मन लैंग्वेज की वजह से आप समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं हो सका, या इधर मैंने बहुत लर्न किया अपने प्रोफेशनल लाइन में, या यहाँ पे लैंग्वेज मेरे लिए किस तरह एक सबसे बड़ा बैरियर बनी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? If you
हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ योर लैंग्वेज, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हैं तो पेशेंट वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाता है। वो चाहते हैं कि आप ही उनके डॉक्टर रहें, उनके नजदीक रहें, उनके से कम्युनिकेट कर सकें। और कितना मैटर करता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया से कुछ एक्सपीरियंस लेके आओ? जी, नेसेसिटी तो नहीं है, बट आई वुड सर्टेनली सजेस्ट कि इट इज अ गुड ऑप्शन। डॉक्टर मशीन ने जैसे बताया कि यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके एक खास अच्छी अमाउंट आपको एक्सपेंड करनी पड़ती है। 1 ईयर का प्रोसेस। और जॉब्स हमारे लोग करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए, उनको सर्वाइव करना चाहिए ब्लॉक अकाउंट। आर देयर ग्रांट्स? कोई ऐसी चीज है आपकी नॉलेज में कि स्टूडेंट्स अप्लाई करें और वो इस फेज को भी बहुत आसानी से ओवरकम कर रहे हैं? तो डॉक्टर मुशीर ने हॉस्पिटलेशन की बात की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं एज अ फोर्शुंग आर्ट्स के तौर पे भी यहाँ पे काम करता हूँ। तो मेरे ही डिपार्टमेंट के अंदर जो मेरा प्रोफेसर है वो हायर करता है मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पर आते हैं और हमें हेल्प करते हैं थोड़ा रिसर्च के अंदर भी, और उन अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो हॉस्पिटल्स के अंदर ना ये एक रूम अवेलेबल होता है कि आप उनसे पूछ सकते हो अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर अगर रिसर्च चल रही है तो उस रिसर्च के अंदर भी हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरे पास इस टाइम 2 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग देम नॉट दैट मच बिग अमाउंट ऑफ मनी, मगर एक आप कह लें कि जो मिनी जॉब 520 यूरोज जो है उनको देते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दोनों से। क्या आज भी आप सोचते हो काश मैं यूएस चला जाऊं, काश मैं जर्मनी नहीं आया? क्या ये काश आपकी जिंदगी का आज भी हिस्सा है? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो काफी खुश हूँ, मैं काफी शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जर्मनी कंट्री चूज किया है। इसलिए जो भी लोग मुझे पूछते हैं, जो जूनियर्स हैं आज भी कॉलेज से कांटेक्ट करते हैं, वो सर्टेनली ऑलवेज से चूज जर्मनी, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, जस्ट चूज द बेटर डिसीजन। अरसलान, क्या आप भी ये राय रखते हैं या आपकी जिंदगी में अभी भी काश है? नहीं तलब, ऐसा कोई काश का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई वुड डेफिनेटली वाउच फॉर जर्मनी इन एवरी सिचुएशन। तो आज का सेशन अगर मैं सम अप करूं तो मैं अपने यंग डॉक्टर से ये कह कि जर्मनी का सफर मुश्किल जरूर है, लैंग्वेज इस सफर को नहायत मुश्किल बनाती है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं और आपको ये सब डॉक्टर्स देते हैं, एक दफा आपने लैंग्वेज कर ली इस मुल्क में, अपॉर्चुनिटीज आपके पास उतनी ही ज्यादा हैं। यू आर द किंग ऑफ द गेम।